आपसे हमसे सबसे कहा जाता है कि हर नाकामी, हर हार के बाद, हर फेलियर के बाद उस पर बहस और मंथन होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तो T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त के बाद ये सवाल उठे थे कि आखिर T20 वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होने के बावजूद टीम सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह कैसे हार गई, इस हार के पीछे की वजह क्या रही और क्यों 2007 जब वर्ल्ड T20 यानी T20 फॉर्मेट के पहले वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, उसके बाद 15 साल से दोबारा टीम इंडिया T20 के खिताब से क्यों चूकती रही है। उससे जैसे खेल की उम्मीद की जाती है, वो खेल T20 वर्ल्ड कप में कहां चला जाता है। और इस बार तो T20 टूर्नामेंट के दौरान हो या फिर सेमीफाइनल में मिली जो करारी शिकस्त है, हर बार टीम इंडिया के खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए गए। कभी सवाल उठे पंत को लेकर तो कभी सवाल उठे KL राहुल को लेकर। हार के बाद का नतीजा ये कि BCCI ने सिलेक्टर्स, जिनमें चेतन शर्मा समेत 4 लोग, बर्खास्त कर दिया और नए सिरे से सिलेक्टर्स के चयन की तैयारी शुरू कर दी। सवाल ये है, क्या सिर्फ सिलेक्टर्स की वजह से टीम इंडिया के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई या इस गिरावट के पीछे कुछ और लोग भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि सवाल ये उठेगा, टीम मैनेजमेंट कहां था, प्लेइंग 11 का डिसीजन किसका था। रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठे, उनकी कैप्टेंसी, उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। इस फॉर्मेट में पूरी टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं और ये कहते हुए सवाल उठे हैं कि IPL भारत में होता है, लेकिन बावजूद इसके टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 के बाद दोबारा क्यों नहीं जीत पाई है। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान आज हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर गिफ्ट दे दिया, ये लो भाई। कोई फाइटिंग नहीं है, कोई ट्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ऐसे लग रहा है कि ये तो हम लोग रोज का काम है भाई, कल जीत लेंगे। क्या कर रहा है रोहित शर्मा? राना बॉल खेल रहा है। अक्षर पटेल क्या करने आया है? क्या इनका काम क्या है? बॉलिंग में ऐसा बड़ा नाम कोई नहीं जो आपको हाथ खड़ा करके कह सके कि आज मैं खड़ा होकर ये मैच जिताता हूँ। देखें, इससे बात देखें, बड़े डिसीजन आपको करने पड़ेंगे, वो आप करें। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मलय नीरव जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, राकेश थपलियाल जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मलय नीरव जी आपसे है और सवाल ये है, ये जो कदम उठाया है BCCI ने सेलेक्टर्स को लेकर, सिलेक्शन कमेटी को लेकर, क्या सेलेक्टर्स को हटा देने से, क्या उस कदम भर से टीम इंडिया की मौजूदा तस्वीर बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। और ये नी जर्क रिएक्शन है और कुछ करना था ये अपने हार को जस्टिफाई करने के लिए, तो चलो भाई सेलेक्टर्स पे ठीकरा फोड़ दो। नॉट दैट सेलेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया आदिति, ये भी बात मानकर चलिए। 1 साल में आपकी टीम विश्व कप खेलने जा रही है, उसमें 8 कप्तान आपने बदले हैं। 8 महीने के बाद एक खिलाड़ी को आप ले आए जो खिलाड़ी बिल्कुल डगमगा रहा है, कभी पैर खड़ा कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सेलेक्टर्स को जिनके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन एक बात तो है ना कि जब प्लेइंग 11 तय होता है, जब आप टूर्नामेंट में पहुंच जाते हैं, तो टीम मैनेजमेंट जिसका हिस्सा होता है टीम का कोच, मैनेजर, कप्तान और उप कप्तान, यही चारों लोग, इनकी कॉल होती है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। वहां सिलेक्टर सिर्फ एक मूक दर्शक के रूप में, चीफ सिलेक्टर हो या दूसरे सिलेक्टर हो, दर्शक के रूप में रहते हैं, लेकिन उनकी कोई दखलंदाजी नहीं होती। बिल्कुल। और जल्दी से एक कमेंट राकेश थपलियाल जी, यही सवाल, ये चेंज क्या उस बड़े डिसीजन, उस बड़े बदलाव की तरफ ले जा सकता है जिसकी टीम इंडिया को जरूरत है, या फिर ये एक कॉस्मेटिक चेंज है, या जिसका अभी मलय नीरव जी ने कहा नी जर्क रिएक्शन है? देखिए, मेरा मानना है अदिति के जो सिलेक्टर्स और टीम का कैप्टन होता है, सीनियर प्लेयर कोच होते हैं, वो एक चेन है, उनका कॉम्बिनेशन अच्छे ढंग से काम करना चाहिए था, तभी इंडियन क्रिकेट ऊपर जाती। ये जो पिछले सिलेक्टर्स थे, इनका जो कॉम्बिनेशन टूटा। आप देखिए, सितंबर तक लास्ट ईयर विराट कोहली हिंदुस्तान की क्रिकेट का किंग था, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था। उसके बाद से जो सिलेक्टर्स, BCCI प्रेसिडेंट, विराट कोहली, हमने देखा इनकी जो अनबन आपस में शुरू हुई, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, एक दूसरे से झूठ बोले गए, एक दूसरे की बात को पब्लिकली एक दूसरे को झूठा साबित किया गया। ऐसा हिंदुस्तान के क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम एग्जाम्पल होंगे कि
एक दूसरे को इस तरीके से झूठा साबित किया गया, जबकि उनका टेन्योर चल रहा है एज ए सिलेक्टर और एज ए कैप्टन। हिंदुस्तान का कोई कप्तान किसी सिलेक्टर को इस तरीके से झूठा साबित करे कि गलत बोला गया, बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बारे में बोले कि उन्होंने गलत बोला, तो ये सब चीजें कभी हिंदुस्तान के क्रिकेट में इस तरह से कभी दिखाई नहीं दी थी। मेरा ये मानना है कि चेंज होने से आपको एक नया सेट आएगा सिलेक्टर्स का, और जो नए कप्तान बनाने की अब बारी चल रही है, जो बीसीसीआई ने एडवर्टीजमेंट दिया है उसमें साफ लिखा है कि तीनों फॉर्मेट के लिए आपको कप्तान सिलेक्ट करने होंगे। अब मीडिया में जो छिछालेदर हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा पैचअप करने के लिए कहा गया है कि आपको मीडिया कॉन्फ्रेंसेस भी करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट कि किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर यह कहीं नहीं कहा गया कि किसी खिलाड़ी के अंदर एज ए सिलेक्टर काम करने का अनुभव होना चाहिए, कि नेशनल लेवल पर उन्होंने किया हो, जूनियर लेवल पे किया हो, स्टेट लेवल पे किया हो, कि जो सिलेक्टर आपने बनाना है और सिलेक्टर का अनुभव नहीं आप मांग रहे, आप खाली उसका क्रिकेट मैच खेलने का अनुभव मांग रहे। तो ये बड़ी अटपटी बात है कि जिस खिलाड़ी को कभी स्टेट लेवल पे सिलेक्टर बनने का अनुभव ना हो, वो बीसीसीआई का नेशनल सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बन सकता है। और ये चेतन शर्मा के साथ हुआ कि उनको कोई अनुभव था नहीं सिलेक्टर बनने का, आपने सीधा उनको चेयरमैन बनाया सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और उसके बाद क्या हालत हुई, किस तरीके से वो हुआ, वो सबने देखा है। यहाँ पर ऐसा हिंदुस्तान की क्रिकेट में कभी नहीं देखा गया कि कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई बात किसी खिलाड़ी को बोले और हिंदुस्तान का कप्तान चंद दिनों में बोल दे कि नहीं उन्होंने गलत कहा। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने मुझसे कहा था। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट किसी खिलाड़ी के बारे में बोले और खिलाड़ी ये बोल दे कि नहीं बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं कहा। आज तक क्या कभी किसी ने सुना है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट मुझे एसएमएस करके बोल रहा है कि भाई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, साहा ने बोला, ऐसा आपने आज तक कभी सुना? और वो लेकिन अगर मौजूदा डिसीजन जो है, जो सबसे लेटेस्ट डिसीजन है बीसीसीआई का, डू वी हैव शोएब अख्तर's रिएक्शन प्लीज? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इस टीम में क्या मतलब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? हम इतने सालों से आईसीसी टूर्नामेंट्स में लड़खड़ाने क्यों लगे? प्रेशर, प्रेशर, सिर्फ प्रेशर, और कोई और वजह नहीं। मुझे तो और कुछ ही समझ नहीं आ रही इस वक्त, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है और वो इतना ज्यादा प्रेशर अब्सॉर्ब कर जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो सम टाइम उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मैंने देखा, मैंने इंडिया का मैच बड़े क्लोजली देखा यहाँ पे दुबई में, कि जहाँ पे मुझे लगा कि इंडिया वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। I'm sorry, I have to say this, but it is through the media, yes. It is through the BCCI, yes. आवाम से, yes. एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, इतने बड़े स्टार आपने बना दिए हैं, आप उनसे कुछ इस छोटी चीज एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहते, बट टू जस्ट विन। लेकिन ऐसा केस नहीं है दुनिया में। ये बटलर भी एक बड़ा प्लेयर है, बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। बटलर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ग्रेटेस्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बटलर कोई छोटा प्लेयर नहीं है। हेल्स कोई अच्छा प्लेयर, जैसे आप कह सकते हैं, कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा प्लेयर है, उसने मारा दिखाया उसने। बट मुझे लगा कि इंडिया, जो मैंने दुबई में मैच देखा, कि फंसी हुई है, मतलब पता नहीं किस चीज के खौफ में फंसी हुई है। तो पाकिस्तान ने पूरा मैच 10 विकेटों से हरा दिया उनको। याद है वो मैच, वही चीज रिपीट हुई दोबारा यहाँ पे एडिलेड में 10 विकेटों से। तो समहाउ मुझे लगता है कि जहां पे इंडिया डोमिनेट कर सकता है या डोमिनेट करना चाहिए, वो है बॉलिंग, वो है स्पिन एरिया आपका, वो फास्ट बॉलिंग का एरिया है। बैट्समैन आपके पास अच्छे हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे जो टेरराइज कर सके, जो टेयर अवे फास्ट बॉलर हो, जिन पे आप काम कर सके। जो ऐसे बच्चे हैं, क्यों नहीं कर सकते यार? 1.45 बिलियन की आबादी है, कोई ना कोई तो होगा नहीं यार, तो जो तेज बॉल करने वाला होगा, कोई भी एटीट्यूड वाला होगा, ऐसा होगा। मतलब मुझे ये लगता है कि आपके पास वो एम्युनिशन पूरा नहीं है जिसकी वजह से आप कभी टीम पे दबाव डाल सकते हैं। मेरा बैटिंग अब अच्छी कर लोगे, 170 एज कैप सेड इट, तो छोटे रन्स नहीं है। पाकिस्तान ने 150 में फंसाया हुआ है भाई, पाकिस्तान ने भी आपको फंसाया हुआ है इस रन्सों पे। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग ठीक है ना। तो आप देखें ना, यहाँ पे पार स्कोर जो था 150 160, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो टीमों ने डिफेंड किया, किससे किया डिफेंड? बॉलिंग से। तो यहाँ पे भी आपको बॉलिंग से डिफेंड करना पड़ेगा। तो आप सॉरी टू से दिस, मेलबर्न जैसी विकेटें आपको रोज तो नहीं मिलेंगी ना।
आप मेलबर्न जैसे विकेट आपको सीम भी मिले, आपको बाउंस भी मिले, वहां पे आप मजे से बॉलिंग भी करें। अगेन आई वुड से दिस, यू गो बैक ऑन ड्राइंग बोर्ड। अगर राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ठीक आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब इसको एड्रेस करें। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अब एड्रेस करने का मामला है कि एड्रेस कैसे करते हैं। और वो जो एड्रेस करेंगे इस प्रॉब्लम को, हमें नजर आना चाहिए कि यार कि 2 महीनों के अंदर ये मामला उनको ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको भी रूथलेस होना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दिस कि आपको अपनी सिलेक्शन में भी रूथलेस होना पड़ेगा। ये नहीं है तरीका कि आपने अपनी मर्जी से एज अ फिगर आइकॉन हो के अपनी टीम चुन ली। ये चौधराहट वाला सिस्टम ना आप खत्म करें। अब आप यूनिट बनने की कोशिश करें कि एक बहुत बड़ा स्टार है वो अपनी मर्जी से कोच रख लेगा, नहीं, गलत है। अपनी मर्जी से रख लेगा टीम, नहीं, गलत है। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम होता है कि यार अपना सीट पे बैठा हूं, अब मैं शोएब भी रह, यार ऐसे नहीं होता भाई। अब आपको टीम के साथ चलना पड़ता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोच आपका इंप्लीमेंट करके देता है आने वाली सीरीज में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अग्रेशन आपकी बॉलिंग में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका सेटल्ड यूनिट नजर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट अग्रेशन नीड्स टू बी सीन एज अ रूथलेस यूनिट। तो अभी आपने सुना शोएब अख्तर कह रहे थे कि टीम इंडिया से ये जो चौधराहट वाला सिस्टम है इसे खत्म किया जाना चाहिए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सौमित्र बोस भी है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद कैफ रोहित शर्मा को लेकर वो कई सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। थिंक टैंक, मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, रूथलेस होना पड़ेगा, बड़े डिसीजंस की बात वो वहां पर कर रहे हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने एक वर्ड्स जो यूज किए, जो चौधराहट वाला सिस्टम है इसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, और मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा भी थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से सीख लेके आए कि यहाँ से आप अगला वर्ल्ड कप जो आने वाला है, टीम के साथ सारे मैच खेलें, टीम के साथ टाइम स्पेंड करें, आप बनाएं, आप बताएं, आप समझें कि हमारा बेस्ट 11 कौन होने वाला है जो वर्ल्ड कप अभी अगला वर्ल्ड कप जो आएगा। तो कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे ना। तो ये कई बार देखा है कि अभी ब्रेक ले लिया, कभी विराट कोहली ब्रेक ले गया। अभी देखिए न्यूजीलैंड टीम जा रही, वहाँ रोहित शर्मा नहीं खेलने जा रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप थकोगे, ट्रैवल करोगे, टीम के साथ घूमोगे, आपको पता चलेगा प्लेयर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। आप ना फिर ट्रायल मेथड पर जाओगे, ट्रायल पे देखते हैं, शायद होप करते अच्छा कर जाए। ये नहीं, आपने ट्रायल इतना कर लिया होता है पहले से उसको कि बड़े मैच में रेडी है वो। तो रोहित शर्मा से यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले जितने मैचेस हैं यहाँ से वर्ल्ड कप तक खेलें, टाइम बिताएं प्लेयर के साथ, उनके बारे में समझे कि बड़े दबाव वाले मैच में कौन फ्लॉप रहता है, कौन निखर के आता है, वो सब कैरेक्टर समझना पड़ेगा। कप्तान का बहुत बड़ा दायित्व है। आपने धोनी की बार बार हम बात क्यों करते हैं, धोनी ने कितनी बार अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिन टू विन किया है, फास्ट बॉलिंग कराई नहीं, स्पिनर को लगा दिया, पार्ट टाइमर को लगा दिया। उनको पता भली बात थी कि स्पिनर इंग्लैंड वाले नहीं खेल पाते। तो आज की मैच में मैं तो शायद 3 स्पिनर भी खेला सकता आज के मैच में, मैं एक फास्ट बॉलर ड्रॉप भी करता। ये धोनी की थिंकिंग थी। जब भी धोनी कप्तान थे उन्होंने इंग्लैंड को कई बार हराया है। स्पिन टू विन, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में स्पिन टू विन, जडेजा, अश्विन, पार्ट टाइमर आ जाओ, कोई भी लगाया है। युवराज सिंह को बॉलिंग कराई है, रैना बॉलिंग करते थे कप्तानी में, किधर ज्यादा बॉलिंग करते हैं कप्तानी में। तो धोनी से सीख जो लेनी चाहिए रोहित शर्मा को ये है कि अगेंस्ट इंग्लैंड जो स्पिन अच्छा नहीं खेलता उसके खिलाफ हम तेज बॉलिंग क्यों कराए जा रहे हैं बार बार कि हम पेस दें आप बढ़ के मारो, हम पेस दें आप बढ़ के मारो। वो उनकी ताकत है। अब ये सवाल होगा, ये धोनी की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी या ये बेसिक्स को लेकर इग्नोरेंस थी? द्रविड़ का बयान आया कि फेजेस हार गए। ये टेस्ट मैच नहीं है बॉस, फेजेस नहीं हारते आप, तो इसमें अटैकिंग ही खेलना है। फर्स्ट बॉल से 20 ओवर तक आपको अटैकिंग ही खेलना है। यहाँ कुछ नहीं कि ना टेस्ट मैच नहीं है कि आप स्विमिंग कंडीशन है, एक फेज हम हार गए अब हम सर्वाइव करके एक फेज निकालते हैं, नहीं। 20 ओवर में टाइम ही नहीं है, 1.5 घंटे 90 मिनट मिलते हैं आपको बैटिंग करने के लिए। तो आपको पहली बॉल से अटैकिंग, लास्ट तक अटैकिंग, बॉलिंग करने जाए वहां अटैकिंग, लेग स्पिनर लाओ वहां अटैकिंग, स्लिप लगाओ, आउट आउट आउट, विकेट मारना है। पूरे दुनिया में लेग स्पिनर के चर्चे हैं, रशीद खान, आदिल रशीद, आप नाम लीजिए, हर टीम लेग स्पिनर है, हर टीम में लेग स्पिनर खेलता है। ये ट्रेंड चला हुआ है कि शॉर्टर फॉर्मेट में लेग स्पिनर। अब अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखिए आप, वहां स्पिनर की भरमार है, सारे लेग स्पिनर पड़े हैं। टॉप 1 से टॉप 8 तक कम से कम 6-7 लेग स्पिनर आपको मिलेंगे जो बेस्ट बॉलिंग करते हैं इस फॉर्मेट में। और हमारे पास 2 वर्ल्ड कप हो गया, हमने एक भी मैच लेग स्पिनर को नहीं खिलाया। यूएई की बात कर लो और यहाँ की बात कर लो।
और हमारे साथ राजा वेंकट भी हैं, फॉर्मर सेलेक्टर रहे हैं। सर, ये जो मौजूदा हालात है और जिस तरह से बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है अभी सेलेक्टर्स के खिलाफ, आप खुद सेलेक्टर रह चुके हैं, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? आवाज ठीक नहीं आ रही है। इफ आई हर्ड यू राइट, आपने मुझे को पूछा कि ये सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त करने का मेरा रिएक्शन। जी जी, रिएक्शन देखिए, अनदर इंस्टेंस की हमारा बोर्ड एक्स क्रिकेटर्स को रेस्पेक्ट नहीं करते, इसका और एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए सौरव गांगुली को प्रेसिडेंट से हटा देना, आईसीसी में रिकमेंडेशन नहीं देना, ये जो चेतन शर्मा एंड पार्टी को हटा देना विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू आवर फॉर्मर क्रिकेटर्स। दैट्स द वे आई सी इट। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बैठक होना चाहिए जहां की टीम, आपको पता है कि हमारे जो अभी सिलेक्टर्स हैं वो अभी विजय हजारे मैचेस देख रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि उनको बर्खास्त किया गया है और नया कोचेस के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपको क्या लग रहा है, नीजॉक रिएक्शन है, ये कॉस्मेटिक चेंज है, ये क्यों हुआ है? और सिर्फ क्या सेलेक्टर्स तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोका जा सकता है? टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, प्लेयर्स, किसी की जिम्मेदारी नहीं? आप देख, पहले सवाल तो ये है, ये जो सिलेक्शन कमेटी को किसने चुना था? ये तो द प्रीवियस मैनेजमेंट ने चुना था, जिसमें गांगुली था, जय शाह था, अरुण धूमल थे, इसी ने तो चुना था। तो अभी आप उनको सडनली आप उनको हटा दे रहे हैं। इसके तो ऑलमोस्ट हाफ द सिलेक्टर्स दे स्टिल हैव 50% ऑफ द टेन्योर, एक्सेप्ट देवाशीष मोहंती, जिसको कम से कम टेन्योर खत्म होने वाला है। बाकी इनको आपने हटा दिया विदाउट एनी रीजन। आप बोलिएगा कि हाँ, T20 को आप अगर रियार्ड स्टिक लीजिएगा, ये गलत चीज है। अगर सिलेक्टर्स को हटाया जा रहा है तो हेड कोच क्या कर रहा है? तो हेड कोच को भी हटाइए, बिकॉज टीम मैनेजमेंट जो होता है उसमें हेड कोच का जरूरी होता है, सिलेक्टर्स होता है और कैप्टन होता है। आपने ये सब डिसीजन, ठीक है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं गलत है, ठीक है, ये तो बात की बात है, बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन बीसीसीआई का इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। ये आज नहीं, ये पहले भी हो चुका है। जब विराट कोहली को हटाया गया था, चेतन शर्मा ने खुद सिलेक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कैसे हुआ था, और विराट कोहली को पता भी नहीं था। दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द शेडी वे ऑफ बीसीसीआई's डीलिंग्स, जो किसी को नहीं बता के करना, ये जो गलत बात है। ये वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन, रिचेस्ट, बेस्ट नहीं बोलूंगा, रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन का वे ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इसको करेक्ट करने के लिए कोई एपेक्स काउंसिल जो है वो काम ही नहीं करता है बीसीसीआई का। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अदिति, ये अब पहले भी हो चुका है, आगे भी आप देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई जिस तरह से फंक्शन करती है उस पर ही सवाल है। हमारे साथ एक्चुअली वेंकट सुंदरम है, चेयरमैन है पिच कमेटी के बीसीसीआई की। ये जो डिसीजन बीसीसीआई द्वारा लिया गया है, आप कैसे देखते हैं उसे सर? इस वक्त उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मलय नीरव जी, सवाल ये भी उठेगा कि आपने सेलेक्टर्स के खिलाफ तो एक्शन ले लिया, लेकिन बीसीसीआई की प्रायोरिटी क्या है? अगर हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, ईसीबी की बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी है, और मैदान पर उन्होंने अपने प्लान्स के जरिए, चाहे वो उनके रणनीति रही हो, स्ट्रैटेजी रही हो टू गो बिग इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, या फिर मैदान पर उनके प्लेयर्स का एग्जीक्यूशन रहा हो, बीसीसीआई की प्रायोरिटी कौन सा क्रिकेट है? रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, कौन सा? जब आप तीनों तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओवर, 50 ओवर और टेस्ट मैच, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी तीनों टीमें और तीनों टीमों के कप्तान, जैसे इंग्लैंड करती है वैसे अलग अलग, अभी तक तो आप यही नहीं तय कर पाए कि होंगे कि नहीं होंगे। विराट कोहली तक आप इसी में लगे रहे कि क्या होगा नहीं होगा। तो प्रायोरिटी तो क्लियर है। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और हमें मालूम है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, और उसी साल, एक साल में आपने 8 कप्तान 2020 टीम के बदल दिए, जबकि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटी है आपकी? कुछ भी प्रायोरिटी हो, ये स्ट्रैटेजी गलत है, स्ट्रैटेजी ही गलत है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर मान लीजिए कि चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने गलती की, और उनकी एक गलती ये भी रही, आदिति, लेट्स एक्सेप्ट इट, कि बहुत असर्टिव सेलेक्टर नहीं थे, वो एक रिटन स्क्रिप्ट, डॉटेड लाइन पे चलने वाले सेलेक्टर साबित हुए और उनको इग्नोर भी किया गया।
आपको पता है कि हालांकि वो जितना उन्होंने ट्रैवल किया है टीम के साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन जहां जहां वो गए तो प्रैक्टिस के समय भी वो किसी और एंड पे होते थे, कोच किसी और एंड पे होता था, बॉलिंग कोच कहीं और होता था, उनको किसी से सलाह मशविरा करते हुए कभी नहीं देखा गया। तो ये बात तो अपनी जगह है, मगर फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो टीम बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। और ये कहना कि बीसीसीआई में तालमेल नहीं है, ये नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। तालमेल की कमी एनकेपी साल्वे के जमाने से भी थी, तालमेल की कमी नहीं थी। या तो सिलेक्टर उनका जैसे कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हो, या कैप्टन चला रहा हो सिलेक्टर को, या सिलेक्टर चला रहा हो कैप्टन को। ऐसा बहुत कम होता है कि सिलेक्टर ने चलाया कैप्टन को। और ये हमेशा से देखा गया है कि कैप्टन का, अभी सारी दुनिया कह रही है कि विराट कोहली के खिलाफ चेतन शर्मा थे, सौरव गांगुली थे, दोनों चले गए और इसलिए अब उनको निकाला गया। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह की बातों में पड़े बिना हमें ये देखना है कि हम अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो हमारी तैयारी कैसी है, हम किस तरह से अपनी टीम को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। और एक और बात लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक इनर्शिया है कि जो खेल रहा है वही खेलता रहेगा, हम नए लड़कों को ट्राई नहीं करेंगे, हम नए लोगों को लेकर नहीं आएंगे, हम आईपीएल में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको मौका नहीं देंगे और 8 महीने के बाद हम राहुल को लेकर फिर आ जाएंगे। ये जो इनर्शिया है ना, ये परिवर्तन से दूर भागने की जो एक चीज है वो राहुल द्रविड़ में भी देखने को मिली है और सेलेक्टर्स में भी देखने को मिली है। वेंकट सुंदरम जी हमारे साथ हैं। वेंकट सुंदरम जी, इस समय जो इंडियन क्रिकेट की हालत है, सब एक बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? बीसीसीआई जिम्मेदार है, सेलेक्टर जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, प्लेयर्स तो मैदान पर एग्जीक्यूट करते हैं सब कुछ, तो प्लेयर्स जिम्मेदार है, और सोल्यूशन क्या है? देखिए जब आप वर्ल्ड कप हारते तो ऐसे सवाल जरूर सामने आते हैं और मैं समझता हूँ सारे कलेक्टिव और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आदमी को आप पिन नहीं कर सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पिन कर सकते, सारे एक गोल पे जा रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि आपको अच्छी तरह प्लानिंग करना चाहिए। ये T20 गेम युवाओं का खेल है, इसमें आपको एथलेटिक होना जरूरी है, इसमें आपको स्पीड की जरूरत है, चाहे आप बॉलिंग की स्पीड करें या आप फील्डिंग की करें, रनिंग बिटवीन विकेट्स की करें, इसमें एथलेटिसिज्म मैटर्स। और आप ये देखिए कि इस टीम में 30 एंड अबव कितने प्लेयर्स थे, कम से कम 7 या 8। दूसरी बात आप देखिए जब रवि शास्त्री और विराट कोहली का रिजीम था, मैं रिजीम कहता हूँ, और उस टाइम देखिए कि फिटनेस का लेवल क्या था, फील्डिंग कैसी थी, और यो टेस्ट का जिक्र होता था मीडिया में। आजकल यो टेस्ट की बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप ये देखिए कि हमारे पास ऑलराउंडर्स कितने हैं, और अगर इंग्लैंड में 8 बॉलर की क्षमता रखते हैं और 8 बैट्समैन की, ऑलराउंडर्स हैं उनके टीम में। दिस इज अ गेम वेयर यू नीड ऑलराउंडर्स। हमारे पास राउंडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरवेट क्रिकेटर्स। 7 ऑफ द प्लेयर्स आर अनफिट, दे कांट रन एंड चेस अ बॉल, दे कांट थ्रो फ्रॉम बाउंड्री लाइन टू द कीपर। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन अ वर्ल्ड कप? चलिए उनके पास एक्सपीरियंस है तो यू गिविंग देम अ चांस। अब आप, मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं। अभी आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया न्यूजीलैंड में, पहला मैच वॉश आउट हो गया, 2 मैच बच गए। अगर दोनों मैच हम हार जाते हैं तो आप उनको निकाल दोगे क्या? क्या उनसे कुछ बात हुई कि आप वर्ल्ड कप तक हो या कैप्टन हो, क्या हो? ऐसा प्लानिंग नी जर्क रिएक्शन है, सारे सेलेक्टर्स को आज निकाल दिया आपने। ठीक है, दी सेलेक्टर्स हैव बीन गिवन अ लॉन्ग रोप, लेकिन जस्ट रिमूविंग सेलेक्टर्स इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव योर टीम। योर कोच, आपके पास बैटिंग कोच है और मेन कोच बैट्समैन है। राहुल द्रविड़ इज अ बैट्समैन, विक्रम राठौर आपका बैटिंग कोच है, 2 बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है पारस महाम्बरे। और आप ये देखिए कि इससे पहले भारती अरुण थे, एक प्लेयर के उनको, भारती अरुण और पारस महाम्बरे वर टुगेदर इन एनसीए। तो प्लानिंग आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आप ये देखिए, अगर इंग्लैंड ने जीता है तो इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो रूट जैसे प्लेयर को बाहर रखा हुआ है। अगर आप इसमें तुलना करें इंडिया या पाकिस्तान में, बाबर आजम और विराट कोहली का बाहर रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन विनिंग कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो जो औपचारिक, चलिए ये टीम तो चल रही है, आप एशिया कप में हारे पाकिस्तान से, आप यहाँ पे वर्ल्ड कप में हारे इंग्लैंड से, और आप ये देखिए कि इससे पहले भी हम की बात करें, इसी कंफ्यूजन का जिक्र शोएब अख्तर ने भी किया था, सुनिए।
शोएब भाई, अगर आप, क्योंकि हम बार बार 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें, आपने कुछ बहुत बड़े और अहम बातें 50 ओवर क्रिकेट के लिए कही हैं, उसके फ्यूचर को लेकर। आप आज पाकिस्तान और इंडिया की टीम को 3 मंत्र देना चाहें उस 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले, जो चेंजेस या बदलाव, या वो बदलाव किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, वो क्या होंगे दोनों टीमों के लिए? पहले इंडियन टीम के लिए आप बताएं। दोनों टीमों के लिए मैं सच बता रहा हूं, इंडिया के लिए तो एक बात बिल्कुल मैं स्ट्रेट अप कहूंगा, खुदारा कंफ्यूज सिलेक्शन करना बंद कर दें और चौधराहट खत्म कर दें अपनी, और अब बिल्कुल रूथलेस होके, एक मैनेजमेंट रूथलेस होके बीसीसीआई एक कोड बना ले कि यार ये हमारे फाइनल 11 है, ये हमारे 10 रिजर्व्स हैं, ये आने वाली लॉट है। ये नहीं हो सकता कि मुंह उठाया आईपीएल से डाल दिया बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे ये बॉलर्स हैं, ये अगर अनफिट होते हैं तो ये हमारे 3 बॉलर्स हैं। ये नहीं हो सकता शामी को पकड़ा उठा लिया, सिराज को पकड़ा उठा लिया, इमरान मलिक आया उठा के बाहर निकाल दिया, वो भी आया, वो भी तो चलो परमानेंट मेंबर है। स्पिनर कौन से खेलने हैं आपके? जडेजा है आपका, गुड लक, वेल डन। चाहल है आपका, ठीक है। कुलदीप है, यहां कुलदीप होता तो मार देता पूरी टीमों को। हमारा लेग स्पिनर फंसा रहा है इस विकेट पे, तो आपका लेग स्पिनर नहीं फंसा सकता था साउथ अफ्रीका को। तो ये सोचने वाली बात है। ये मेरे स्पिनर्स हैं, ये मेरे फास्ट बॉलर्स हैं, ये मेरा बैकअप है, ये मेरी मैनेजमेंट है, और इस तरह क्रिकेट खेली जाएगी। तो ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात बार बार की जा रही है राकेश थपलियाल जी। अब ये जो कंफ्यूजन है, एक अपने आप में जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने मलय नीरव जी से भी पूछा था, बीसीसीआई की प्रायोरिटी कौन सा फॉर्मेट है, बीसीसीआई की एक्चुअली प्रायोरिटी क्या है, ये भी तो अपने आप में सवाल होगा ना। देखिए, बीसीसीआई की प्रायोरिटी अपनी कुर्सियों को बचाना और उस पर बने रहना, यही बीसीसीआई का कोई भी टॉप ऑफिशियल आता है उसकी यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। सौरभ गांगुली ने क्या किया, अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, टेन्योर बढ़ाने की परमिशन मिल गई, लेकिन बीसीसीआई से बाहर हो गए। तो उनकी, आप देखिए, मैं आपको, आप सिलेक्शन वगैरह सबकी बात हो रही है, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सिलेक्टर्स को कौन सिलेक्ट करता है? क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल बनाती है। क्या वो कमेटी पूरी है? नहीं है। उसमें मदन लाल साहब थे, वो 70 साल के हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, उनकी जगह किसी को रखा नहीं गया। सुलक्षणा नायक और क्या कहते हैं, नायक और आरपी सिंह, ये उस 2 कमेटी में है। जिसने सिलेक्टर सिलेक्ट करने हैं वो कमेटी पूरी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में जब आप सिलेक्टर्स रखते हो तो आप जानते हो कि अबे कुरोविला का टेन्योर पिछले साल खत्म हो रहा था, उसके बाद से उनकी जगह किसी को रखा ही नहीं गया। उनको रखते हुए बीसीसीआई को पता था कि इनको 1 साल के बाद हटना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 साल एज ए जूनियर सिलेक्टर सर्व कर चुके हैं, तो उनको रखा क्यों गया? तो ये जो प्रायोरिटी वाली चीजें, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी पूरी नहीं है, आपकी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी पूरी नहीं है, तो कैसे आपकी क्रिकेट अच्छे ढंग से चलेगी? सारी चीजें आपकी पूरी है नहीं, कप्तान आप बीच में निकाल देते हो। कम्युनिकेशन की बात अभी कर रहे थे सौमित्र, आप ये बताओ कि कभी आपने सुना है कि किसी कप्तान को निकाला जा रहा हो उसको मीटिंग से पहले? विराट कोहली ने तो क्लेम किया कि मीटिंग के जस्ट बाद, जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई, मुझे कहा गया कि आपको वनडे से हटा रहे हैं कप्तानी से। तो क्या एक तरीका है ये हिंदुस्तान के किसी कप्तान को इस तरीके से हटाने का कि फोन पे आप उसे बताएं कि आपको जो है हटाया जा रहा है कप्तानी से? तो कहीं पे भी एक दूसरे पे विश्वास खत्म हो चुका है बीसीसीआई के अंदर, चाहे वो आपके कोच के पास हो, सिलेक्टर के साथ हो, एपेक्स काउंसिल के साथ हो। अभी भी देखिए, जो टर्म है इस समय बीसीसीआई का सिलेक्टर बनने के लिए, कि क्वार्टरली आपको एपेक्स काउंसिल को रिपोर्ट देनी होगी। किसी भी टीम के सिलेक्शन से बड़ा काम हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के लिए रिपोर्ट तैयार करना होगा। रिपोर्ट तैयार करना इतना आसान काम नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए। सिलेक्शन करना आसान है उनके लिए, लेकिन रिपोर्ट लिखना, वो बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल को देना, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत वाला काम होगा। दूसरी चीज, आपने किसी भी सिलेक्टर्स को जब आप बनाते, उनका एज ए सिलेक्टर अनुभव देखा ही नहीं जा रहा, अनुभव उनका मांगा ही नहीं जा रहा कि आपको सिलेक्टर का कोई अनुभव होना चाहिए, स्टेट लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो। वो तो यहाँ पर लेना चाहती है जो मौजूदा हालात है भारतीय क्रिकेट में। यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या इस रिएक्शन की जरूरत थी, इस एक्शन की जरूरत थी जो बीसीसीआई ने लिया सिलेक्शन के फ्रंट पर? कहीं ये एक्शन टीम मैनेजमेंट या फिर जो प्लेयर्स है, जो टीम है, उसके साथ उसके खिलाफ भी कुछ डिसीजंस नहीं लिए जाने चाहिए थे क्या? आपने वैसे पूछा ये? जी
नहीं, मेरे ज़्यादा क्या रहे जो रिएक्शन है ये तो आना ही था, मगर एक बात जरूर है कि हमारी जो ये कोच जो जब से सिलेक्शन कमेटी है या 3-4 साल से 5 साल से बड़े छोटे सिलेक्टर हैं, इन द सेंस आई एम नॉट ऑफेंडिंग देम, ये दे कैन नॉट स्टैंड। अब इन चेतन शर्मा और राहुल द्रविड़ का क्या मुकाबला कर सकते हो, या हरविंदर सिंह और उधर विराट कोहली का क्या मुकाबला कर सकते हो? ये इतने अच्छा, दे आर पैक्ड विद सच सिलेक्टर, जो कोच या मैनेजर कहता है वही होता है। और आप ये देख लीजिए 1983, 2007 और 2011 ये 3 हमने वर्ल्ड कप जीते, इनमें कितने कोच थे? अब हमारी टीम तो एक मजाक बन गई है। इट इज लाइक जो अटलांटा में 1992 में टीम थी, ड्रीम टीम बास्केटबॉल की, वो इसी तरीके के ड्रामे थे। 15 प्लेयर है, 18 ऑफिशियल है। समझ नहीं आ रहा क्या दिस क्रिकेट एट दिस लेवल यू नीड सो मेनी कोचेस। आप इस लेवल में पहुंच गए हैं, आपको 1-2 कोच की जरूरत है या एक मैनेजर की जरूरत है। अब राहुल द्रविड़ सामने T20 तो खेला नहीं, अब उनको आपने रख दिया, उन्होंने इज्जत का सवाल बना दिया। जब कोई पूछता है तो उनको जवाब है तुमने कितना क्रिकेट खेला? केएल राहुल खेलेगा बिकॉज ऑन हिज डे ही विल स्कोर, ये खेलेगा ऑन हिज डे स्कोर। आपने एक इस सिलेक्शन कमेटी का मजाक बना दिया, और जब मजाक बना दिया उन्होंने कहा हमें पैसे, अच्छा सिलेक्शन कमेटी आप क्यों आना चाहते हैं? पहले आदमी जो जाते थे वो स्ट्रेचर के थे, विश्वनाथ, वेंकसारकर, बेदी, जो भी थे। अब इनको करोड़ों रुपए मिलता है, अगर करोड़ रुपए में मिलने पे अगर चुप होना है तो चुप रहिए। सिलेक्शन तो ये तो करते नहीं, इतना तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन की नहीं तो 2021 में जो आपकी बुरी हालत हुई, जिस तरीके से आप 10 विकेटों से हारे, टीम चेंज होनी चाहिए थी, मगर ये स्केप बोर्ड बनाए गए। आपको ऐसी टीम, ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो करता है और इनको कहता है ये करो। अगर मुझे 50 लाख रुपया मिल रहा है और आप मुझे कहेंगे ये साइन करो, मैं साइन कर दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? खेलना तो क्रिकेटर नहीं है। मगर किसी ने राहुल द्रविड़ से पूछा, किसी ने रोहित शर्मा से पूछा कि भाई इनको तो हमने कह दिया, ये सिलेक्शन कमेटी आपने एक मजाक बनाया। ये पिछले 8-9 अभी नहीं 8-9 साल से ऐसे सिलेक्टर जाते, जब रवि शास्त्री थे, विराट कोहली थे, वो अपनी मनमानी करते थे, सिलेक्टर जियोजूरी करते थे। क्योंकि इसमें अगर आप जिस दिन पैसा काट देंगे ना, फिर पता चलेगा इनके पास लाखों रुपया है। अगर मुझे कोई इतना पैसा देगा, मैं भी आपकी हर बात पे जायजा करूंगा। तो ये जो आज, अच्छा मैं भी सुन रहा था, ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्रिकेट इज सिंपल गेम। अब गरीब, ये अब हर आदमी क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट की टीम के बारे में डिस्कस कर रहा है। मैंने आज तक तो नहीं सुना इंग्लैंड की टीम के बारे में कोई डिस्कस करे। मैंने आज तक तो नहीं सुना कि इंग्लैंड की टीम का कोच कौन था, किसको, जो वुमेन कोच था ऑस्ट्रेलिया का वुमेन क्रिकेट टीम का, उसको बना दिया इन्होंने कोच, उन्होंने T20 जीत लिया। कभी आपने सोचा है इंडिया में ऐसा हो सकता है? हर आदमी, चाहे वो गोरा, काला, पीला, नीला, जो भी है, वो सारे इंडियन टीम को करते हैं कि आप पहली राउंड पे ये लाए और अपनी टीमों का ख्याल करो। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें करते हुए, इंग्लैंड के बारे में बातें करते। आज दोनों 50 ओवर का मैच चल रहा है, दोनों कप्तान बाहर बैठे हुए, कोई किसी ने शो डाला है? ये हमारे में है कि एक प्लेयर को हटा दो, सारी दुनिया पड़ जाएगी, पता नहीं तबाही हो जाती है। और हमको ये भी मजबूरी है, 2020 ओवर में पहले नंबर पे कौन जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, तीसरे नंबर, एक इशू। और वो प्लेयर, तो चलिए कुछ हमारा और काम रिएक्शन तो जो हरपाल सिंह बेदी जी, आगे मैं आपको फ्लो दूंगी, कुछ और रिएक्शन सुनवाते हैं। मोहम्मद कैफ टीम इंडिया में किस तरह के बदलाव की बात करें, सुनिए। शोएब भाई, यहाँ पर एक सवाल रोहित शर्मा को लेकर है। अभी कैफू ने कहा कि मुझे लगता है रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड जाना चाहिए था, टीम के साथ ट्रैवल करना चाहिए था। हमारी और आपके बीच जो लास्ट बातचीत हुई थी, आपने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है नए कप्तान का। तो आप चाहेंगे कि रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है तब तक कंटिन्यू करे, या आपको लगता है कि नहीं, उन्हें ये जो कांटों का ताज है इससे रिलीज कर देना चाहिए? और हमने देखा है कि बैट्समैन कैसे फ्लरिश करते हैं, विराट कोहली उसका काफी बुलंद एग्जाम्पल है। ठीक कह रहे हैं, प्राइम एग्जाम्पल है। देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि वाज ही रेडी फॉर द कैप्टनसी? मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि was he ready to take the responsibility? He wanted to be a captain. We knew that. कैफ को, मुझे, आपको, सबको सारी चीजें पता, हम सारी चीजें टीवी पे नहीं कह सकते। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे चीजें सारी तब्दील हुई और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखें, कप्तानी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं कि जैसे आपने वॉक इन कर लिया। You have to live and breathe. And you also have to sacrifice your family life. Once you become a captain of India, then you have to sacrifice almost everything that you have. वो कुछ भी है। तो इसलिए कैफ ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको टीम बिल्ड करनी चाहिए। अगर he wants to be remembered the greatest captain ever, then he has to work with the team.
and he has to build a team along with the management, along with the BCCI. जब तक वो नहीं करेंगे और जब तक वो, देखिए मुझे वो डिप्रेस भी लगे, मुझे वो थोड़े घुमे हुए भी लगे, थोड़े ऑफ भी लगे, बैटिंग में वो नजर आया उनका कि वो मुझे ठीक नहीं लग रहे, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ उनको, और वो एक बड़ा प्लेयर जाया हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कप्तानी उसका फायदा क्या दे रही है। और दूसरा, अगर कैफ की बात को ही लिया जाए तो देखिए ना, आप बहुत ज्यादा खूब मेहनत करके सेमीफाइनल पे नहीं आए थे, आपको तो यही 2 मैच टफ खेलने थे ना, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो एक पाकिस्तान से आपने जीत किया था, दूसरा आपने सेमीफाइनल और फाइनल खेलना था। देखिए दूसरा ये बात कहना, जब आप कप्तान बन जाते हो तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्रेडिट सारा आप लेके जाते हो। फिर उसके बाद जब क्रिटिसिज्म आता है ना, फिर आप ये नहीं कहते कि क्रिटिसिज्म वो उसने गलत किया था, ना 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 ना, क्रिटिसिज्म भी आप पे ही है। फिर आप जब क्रेडिट लेके जा रहे हो ना, जब तो कह दो यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लर्निंग, ये कह दो आई एम लर्निंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, चलो ठीक है। बट भाई जब आप कहते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 अदर गाइज अलोंग विद द मैनेजमेंट। फिर आप ब्लेम लेते हो, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करने आते हो, फिर आप हाथ खड़ा करते हो, यार ये मैंने गलत किया है, ये मुझसे गलतियां हुई, मैं मानता हूं इसको और इसको मैं ठीक करूंगा, फिक्स करूंगा। आप क्रेडिट लेने तो आ जाओगे, लेकिन इस हार का क्रिटिसिज्म कौन लेगा? दूसरी बात यह है कि मुझे रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कंटिन्यूशन, ऑनेस्टली मुझसे दिल की बात पूछते हैं, मुझसे निकल ही जाएगी, वो बेसिकली वो रिटायरमेंट के पास है T20 के फॉर्मेट से। तो आप तो कंटिन्यूशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो रिटायरमेंट के चक्कर में लग रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूं, देखें 3 साल, तकरीबन 2.5 साल विराट कोहली को लग गया अपने आप को समझाते हुए कि यार ठीक है, कप्तानी चली गई है, अब मैं इस फेज से बाहर आता हूं। फिर भी उसने छुट्टियां ली, ये किया वो किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर कहीं जाके लकीली पाकिस्तान विराट कोहली के आगे फंस गया। वो एक नॉक मिला, उससे उसने अपना चार्ज वापस लिया, आज वो अपने अच्छे जोन में है। शायद उसको तो लगता था उसको उसके साथ ज्यादती हुई, उसको कप्तानी से हटाया, उसकी मैनेजमेंट को हटा दिया, लगा उसको, लेकिन आज वो अच्छे स्पेस से बैठा हुआ है। तो सम टाइम चीजें खोना जिंदगी में अच्छा भी होता है, हम उस वक्त समझ नहीं पाते। बट आई थिंक फॉर रोहित शर्मा, आई थिंक इट्स बिट टू मच टू आस्क फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात शोएब अख्तर ने की, सीधे तौर पर रोहित शर्मा को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तमाम एक्सपर्ट्स हैं। मलिन नीरव जी, थोड़ी देर पहले शोएब अख्तर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो चौधराहट वाला सिस्टम है इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ये अब थोड़ा ही आया है, तो बहुत पहले आ गया था। चौधराहट आज से थोड़ा ही चल रही है, चौधराहट तो बहुत जमाने से चल रही है अदिति। और जो अभी बात हम सुन रहे थे कि इनकी हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोले, यहाँ पर व्हेन बिगर देन लाइफ इमेज स्टार की होती है तो उसमें सेलेक्टर और कोच भी कई बार चुपचाप रहता है। मुझे याद है कि जब जॉन राइट से पूछा मैंने और वहां इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और सचिन की डबल सेंचुरी नहीं बन पाई तो कहा कि गो एंड आस्क योर कैप्टन, डोंट आस्क मी। मैं वहां मौजूद था मैदान पर और जॉन राइट ने कहा गो एंड आस्क योर कैप्टन, और सचिन ने कहा था मेरे इंटरव्यू में कि आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि एक डेड मैच में उनको डबल सेंचुरी नहीं बनाने दी गई। तो चौधराहट तो जिसकी छतरी जितनी भारी उतनी भारी धाक, और यहाँ सेलेक्टर को कौन पूछे। यहाँ तो जब कोच रवि शास्त्री विराट कोहली थे तो क्या होता था, जब टीम में सौरभ गांगुली थे तब क्या होता था, सचिन थे तब क्या होता था, जब मदन लाल कोच बने तो उनके साथ क्या हुआ, जब अंशुमान गायकवाड़ चीफ सेलेक्टर थे तब क्या हुआ था। ये कोई आज की बात थोड़ी ही है। चौधराहट चलेगी। यहाँ व्यक्ति पूजा का देश है, यहाँ व्यक्ति की पूजा होती है। सेलेक्टर को एक काम पूरा करने के लिए रखा जाता है, जो कैप्टन, कोच और बीसीसीआई के मन के अनुसार काम करे तो बहुत अच्छा, ना करे तो बलि का बकरा बाहर। लेकिन हाँ, सेलेक्टर को एसर्ट करना चाहिए। मैं कहूंगा चेतन शर्मा ने एसर्ट नहीं किया, जो एसर्टिव सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर होना चाहिए उन्होंने नहीं किया, और आते के साथ वो एक तरह से माउथपीस बन गए, विराट कोहली वाले विवाद में फंस गए। और उसके बाद फिर उनको ये नहीं मालूम था कि जिस तरह से विराट कोहली को हटाया गया उसी तरह से इनको भी उससे भी बुरी तरह से हटाया जा सकता है, और वही हुआ।
तो चौधराहट तो यहाँ पे परंपरा रही है, चौधराहट की नींव पर ही बीसीसीआई बनी है, और चौधराहट डालमिया जी के जमाने में थी, चौधराहट बिंद्रा साहब के जमाने में भी थी, चौधराहट जयशाह साहब के जमाने में भी है। इसीलिए हर कोई चौधरी बनना चाहता है। बीसीसीआई में ऐसा क्या रखा है कि बड़े बड़े नाम यहाँ पर अध्यक्ष बनने के लिए आ जाए और सिर्फ चीफ सेलेक्टर बनना चाहिए। ठीक है सौमित्र जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठेगा, ये वही सिलेक्शन कमेटी रही जिसका बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, चेतन शर्मा का विराट कोहली के साथ उनकी खींचतान। ये वो जोड़ी थी जिसने रवि शास्त्री और विराट कोहली की जो जोड़ी थी उसे साइडलाइन किया। अब ये वही सेलेक्टर्स थे। अब कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ। हिस्ट्री रिपीट कर रही है। कैन यू रिपीट? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कह रही हूं ये अभी आपने देखा बीते पूरे डिस्कशन में बार बार जिक्र हुआ चेतन शर्मा विराट कोहली की उनके साथ खींचतान, इसके अलावा विराट शास्त्री की खींचतान, बल्कि मुझे कहना चाहिए जो वो कैप्टन और कोच की जोड़ी थी। कुछ वैसा ही क्या अब आपको लग रहा है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जो जोड़ी है अब उसके साथ भी हो रहा है इस पूरे क्रिटिसिज्म में? नो, आई डोंट थिंक सो। ये खींचतान इक्वेशंस डू नॉट वर्क। ये तो हमारा मीडिया हाइप है। जब हम कुछ कहना चाहते हैं कि हाँ, तो मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर हमारा नजर है। इक्वेशंस जब देखिए धोनी कैप्टन था उसके साथ डंटन फ्लेचर का इक्वेशन था, उसके बाद धोनी के साथ रवि शास्त्री का इक्वेशन था। सबसे अच्छा हमने जो देखा रवि शास्त्री और विराट कोहली का इक्वेशन था। एक ये जो हमारे कोचेस हैं एक टाइम एक चीज बोलते रहते हैं। वो जब बीसीसीआई के साथ है एक चीज बोलते हैं, बीसीसीआई के बाहर है तो दूसरा कुछ बोलते हैं। अभी स्प्लिट कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। एक टाइम था जो उसने बोला कि हमारा स्प्लिट कैप्टनसी की जरूरत नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स नहीं है, हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, एंड वी मेक एक्सक्यूजेस ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे हमने T20 में हार गया तो इसको हमने एक्सक्यूज बना दिया, बट हमने कभी नहीं देखा कि इस सिलेक्शन के कमिटी के टाइम हमारा वी हैव हैड सक्सेसेस आल्सो। हमने बहुत सारा कुछ जीता भी है, तो हमने किसी को निकालने के लिए कोई तो एक्सक्यूज बहाना तो हम बना ही सकते हैं। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ये बार बार सामने नजर आ रहा है। पहले भी होता था, अभी तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और देखिए जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज राइट फ्रॉम द टॉप टू द एंड। आप देखिए जहां पे ऑफिशियल्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी बिटवीन ऑफिशियल्स एंड कोचेस? तो आप ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, और हम बार बार सेलेक्टर्स को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर भी, सिलेक्शन प्रोसेस पर भी बार बार सवाल उठाए गए थे। मोहम्मद कैफ ने भी इस पर सवाल उठाए थे। सुनिए। ये तो स्ट्रैटेजी वाइज, प्लेइंग 11, बहुत कुछ इस T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 को लेकर कई सारे सवाल सिलेक्शन को लेकर है। कैफू सिलेक्शन की बात कर लीजिए। देखिए मेरे ख्याल से जब पहला मैच खेले भारत अगेंस्ट पाकिस्तान तो मेलबर्न में मैच था और अगेंस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शानदार थी। वो ग्रीन टॉप पिच था और बाउंसी पिच था, ठंडा वेदर था। मैं समझ सकता हूँ वहाँ भारत ने चाल को नहीं खिलाया, थिंकिंग की यार हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए, हमें अक्षर पटेल भी चाहिए, हमें अश्विन भी चाहिए। अश्विन का काम आया, लास्ट बॉल पे हिट मारी। पर जब टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, जब बल्लेबाज फॉर्म में आते हैं और जब फ्लैट पिच से पहुंचते हो, आज फ्लैट पिच था तो आप गेंदबाजी और मजबूत करते हो। आप बल्लेबाजी में सेक्रीफाइस कुर्बानियां दे दो क्योंकि फ्लैट पिच है, पर आपके पास बॉलिंग में ऑप्शन होना चाहिए। जहां मैं बार बार बोल रहा हूं कि चाहल की कमी खली। अक्षर पटेल जो पहला मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, एक ओवर में 21 रन गए थे, उसके बाद वो उभर नहीं पाए, उसके बाद से वो कम बैक नहीं कर पाए। उनको ऑफकोर्स थोड़ा अच्छे गेंदबाज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले। उनका बस वो स्किल नहीं है, जो काबिलियत नहीं, बॉल टर्न नहीं कराते, वो बॉल का अंदर लाते हैं, बार बार सीधी बॉल आती है। तो अक्षर पटेल पे क्यों बेट किया बतौर ऑलराउंडर कि हाँ भाई बैटिंग कर लेगा। सो बिट्स एंड पीसेस वहाँ भी चले गए। रोहित शर्मा अश्विन के पीछे गया कि हाँ ये ना 8वें नंबर पे बैटिंग कर लेगा। अश्विन की बॉल वहाँ इतनी टर्न नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया में इतना सक्सेस नहीं मिला है। जो 2 प्लेयर को खिलाने के चक्कर में आपने एक बड़े प्लेयर की कुर्बानी दी है, वो युजवेंद्र चहल, विकेट टेकर जेन्युइन अगेंस्ट इंग्लैंड, वो काम आते। अक्षर पटेल अश्विन के चक्कर में आपने एक बल्लेबाजी बढ़ाने के चक्कर में एक गेंदबाज को नहीं खिलाया ओवरऑल। और पर इंग्लैंड की मैं थोड़ा तारीफ भी करूंगा कि जिस तरह से अटैक किया, इसके लिए गेंदबाज तैयार नहीं थे। ये जो वर्ल्ड कप जो गया है ये गेंदबाजों के लिए अच्छा वर्ल्ड कप था, पर जिस तरह से बटलर ने पहले ओवर में 3 चौका मारा, एलेक्स हेल आके सामने छक्का मारने लगे,
तो लगा कि भाई ये तो हम इस वर्ल्ड कप में इस तरह से बर्ताव हमने देखा ही नहीं बतौर बल्लेबाजों से इस वर्ल्ड कप में। तो वो थोड़ा सा वहाँ शॉकिंग था, वहाँ से उभर नहीं पाए। मोमेंटम मिल गया इंग्लैंड को, लास्ट तक खेले, मैच जिता के लेगा। 10 विकेट से बहुत शर्मनाक हार, 10 विकेट से बहुत ही शर्मनाक हार। और यहाँ पर शोएब, अगर आपसे मैं पूछूं, ये जो प्लेइंग 11 आज आपने मैदान में देखी, इस प्लेइंग 11 में से कितने प्लेयर्स को, ये मैं आपसे कैफो आपसे भी पूछूंगी कि ये जो प्लेयर्स 11 प्लेइंग 11 आपने प्लेइंग 11 आज जो आपने देखी है इंग्लैंड के खिलाफ, इनमें से कितने प्लेयर्स को आप फ्यूचर में देखते हैं इंडियन क्रिकेट? ये तो ज्यादती हो जाएगी ये बात करना। देखिए, किसी सारे हमारे क्रिकेटर्स दोस्त हैं, भाई हैं। मैं किसी को ये थोड़ा कह सकता हूँ कि यार आप इसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल। हम तज्जिया करने आए हैं, हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने आए हैं, हम सिलेक्शन करने नहीं आए। लेकिन मुझे फ्यूचर में ज्यादा लोग इस टीम में नजर आ नहीं रहे वैसे, और बड़ा रैपिडली चेंजेस करेगी हिंदुस्तान, और थोड़ा स्टिफ स्टांस के साथ बीसीसीआई इस मैटर को एड्रेस करेगी। इंडिया का द वे ऑफ द प्लेइंग क्रिकेट। आई थिंक मुझे जो अफसोस, बार बार मैं ये चीज लफ्ज कह रहा हूँ, अफसोस ये हो कि इंडिया की तरफ से कोई मुझे लड़ाई नजर नहीं आई। हरपाल सिंह बेदी जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो शोएब अख्तर ने उठाया, उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में मुझे आधी से ज्यादा टीम दिखाई नहीं दे रही। आप अग्री करते हैं इससे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं एग्री करता, क्योंकि शोएब अख्तर साहब अपना जो मर्जी कहें, मगर ये बात ऐसे हो रही है जैसे इंडिया ने पिछले 7 वर्ल्ड कप जीते और आज हार गए। तब डिस्कशन होता है ना। आपने 2007 के बाद क्या किया? भारत में भी मैच वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद पिछला वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था। क्या किया? मतलब ऐसा है, चलिए ये टीम बुरी थी, पिछली टीमों से 2007 के बाद के जितने वर्ल्ड कप हैं उसको देख लीजिए, उसमें आपकी बेस्ट टीमें भी थी, उसमें जसप्रीत बुमराह भी था, रविंद्र जडेजा भी था, जो भी थे, जिनका भी होना था वो थे। क्या हुआ? T20 पे हर आदमी अपनी अपनी राय दे सकता है, और उस दिन अगर देखा जाए तो पहले मैच में आपको खतरे की घंटियां बजेगी, उसने कोई डिस्कस नहीं करता, उसको आपको सिक्सर याद है, कोहली का बाकी कमजोरी नहीं याद। लिटन दास ने आपकी बॉलिंग को तोड़ दिया था श्रीलंका का, किसी ने उसका डिस्कशन किया कि भाई ये लिटन दास मार गया, बारिश ना पड़ती तो हालत खराब हो गई थी। हमारा ये है कि हम अब इस पर ठीकरा फोकते हैं, मगर तब होगी ना कि अगर हमारी वर्ल्ड कप चैंपियन टीम हो। हमने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 83 में जीता, एक 2011 में जीता और एक 2007 में जीता, बीच में कुछ नहीं जीता। तो अब ये कहना कि ये प्लेयर होता था, ये हो जाता, ये होता, तो पहले जब साथ क्या हुआ उसका? इसका हमने क्या किया? सिलेक्शन कमेटी को कर दिया। गरीब बेचारे, उनको कोई पता नहीं था, उन्होंने कहा जी जितना पैसा मिलता मिल के। चेतन शर्मा ने कभी सोचा नहीं होगा 1 करोड़ में तनख्वाह मिलेगी और सारा घूमेंगे फिर कोई। अच्छा, उनको पता था कि हमारा कुछ लेना देनी नहीं, टीम सेलेक्ट करेगी रोहित शर्मा या द्राविड़ या जो हमें दी जाएगी। इफ यू आर ब्लेमिंग selection committee, you are doing wrong thing, you are doing injustice to them. They were a player of no standing. वो हमारी तरह ही ऑर्डिनरी क्रिकेटर थे, 1-2 ने टेस्ट खेला होगा, उनको बना दिया आपने, उनको लगा दिया एक दीवार के सामने। अब विराट कोहली के सामने चेतन शर्मा क्या है, या मतलब प्लेयरों की बात कर, उसमें ये हुआ आदित्य जी, प्रॉब्लम हमारी ये होगी, हम ये we refuse accept कि हम we have been failure since this World Cup started 2007 onward T20। यहाँ तो आज पहली बार हारे होते तब तो ठीक था, अब 2 बार आपने 10 विकेट से हारे। अब टीम में यही खिलाएं या किसी को खिलाएं? 2021 में भी अच्छे प्लेयर थे, आज भी अच्छे प्लेयर हैं, IPL में यही करेंगे। आप जितने लोग आपको एक्सपर्ट बता रहे हो उन्होंने T20 खेली नहीं है। बड़ा आसान है कहना कि ये होना चाहिए पिच फ्लैट। T20 में 120 बॉलें हैं, आप करोगे क्या? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि T20 में इंग्लैंड का जो कोच था वो वुमेन टीम का कोच था ऑस्ट्रेलिया का, उसने ये चीजें नहीं लाई। हमारे में ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर आज वेंकट सुंदरम भी होते ना, शायद उनका पता चल जाता। फिर प्लेयर उसको आपको ये देखना है कि आपने डैड्स आर्मी लिया, फिट प्लेयर होने चाहिए। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू आर लूजिंग और नॉट। अब अगर आपके पास यंग प्लेयर है, आप क्या 20 विकेट से हारेंगे? 10 विकेट से हारेंगे ना। अगर आपके पास यंग प्लेयर है जो हु आर फाइटिंग, यू विल लूज बाय वन इनिंग, नॉट 2 इनिंग से तो हारेंगे नहीं। तो जो सामने पड़ा हुआ उसको आप मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, इतनी हाई तोबा मचती है जैसे नेशनल क्राइसिस हो गया। अब अभी वेंकट जो रूट को बढ़ा दिया उन्होंने, बैठा किसी को छोड़ ही नहीं पड़ा। एक और सवाल जो बार बार उठाए बीते टाइम में कि भारतीय प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स खेलनी चाहिए, संक्षेप में आप क्या कहते हैं? हेलो
वेंकट सुंदरम जी, बार बार एक सवाल उठा है, बार बार ये कहा गया है कि इंडियन प्लेयर्स को भी जाकर फॉरेन लीग्स खेलनी चाहिए, उस पर आपकी क्या सोच है? बिल्कुल, एटलीस्ट युवा प्लेयर्स को तो आप भेज सकते हैं, जो टीम में नहीं है अभी वो तो जा सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका रणजी ट्रॉफी खत्म हो जाएगा, दुलीप ट्रॉफी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक प्लेयर कहीं जाता है तो दूसरे प्लेयर को मौका मिलता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी आपको बैठ के आराम से कूल थिंकिंग की जरूरत है। ये जो सिलेक्शन कमेटी को हटाना, दिस इज नी जर्क रिएक्शन, इनको स्केपगोट बनाया गया है। ये सिलेक्टर्स जो है ये दे डोंट मेजर टू द टास्क। जैसे हरपाल सिंह बेदी हैज बीन सेइंग, ये लाइट वेट हैं। यू नीड पीपल हु कैन स्टैंड ऑन देयर फीट एंड टॉक। बीसीसीआई इज सिलेक्टिव, वो जहां उनको फायदा होता है वो 70 एज ग्रुप लगा देते हैं, जहां वो कहते हैं लोडा कमेटी ने कहा है, और जहां उनको it suits them, they say कि only test players can be selectors. This is wrong thinking. You need the best people to be selectors. You need, despite their age is only a number, but if you got thinkers on the game जो विचार करें, उसके बाद बैठे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, और आप युवा प्लेयर्स को तो आप मौका देने ही चाहिए। और मैं समझता हूँ फॉरेन लीग भी खेले, हर कंडीशन में खेलें। जैसे अभी गिल है हमारा, he should play one year of county cricket, it will help him. जो भी अच्छे प्लेयर हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में खेलते, 4-5 मैच ही खेलने एक सीजन में, it won't affect his career in India. ठीक है, मतलब यही सवाल मेरा आपसे है, फॉरेन लीग्स में अगर इंडियन प्लेयर्स को भेजा जाता है तो आपको लगता है उससे फायदा होगा इंडिया को? क्योंकि बार बार जो एक क्रिटिसिज्म आया इंडियन टीम का वो ये भी आया कि दुनिया की सबसे रिच T20 लीग जो है IPL, वो इंडिया में खेली जाती है, लेकिन टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही है। देखिए, आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम अदिति, ये मानना पड़ेगा। आईपीएल क्रिकेट थोड़ी है, वो तो क्रिकेटेनमेंट है, उसकी बात छोड़ें। लेकिन हम ये जानते हैं कि आईपीएल ने एक बहुत पॉजिटिव चीज दी है भारत को, और वो ये कि जो उदीयमान सितारे थे, जो अपकमिंग स्टार्स थे, उनको लाकर सामने खड़ा किया कि ये लोग हैं आपके सामने, ये खेल सकते हैं, और उनको खेल के दिखाया। और एनालिस्ट की बात मत करिए आदिति, मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि हमारे जैसे एनालिस्ट जो हमारे साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया था, रोहित शर्मा से बड़ा स्टार कोई नहीं था। जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, विराट कोहली से बड़ा स्टार कोई नहीं था। जिस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई, इन दोनों से खराब स्टार कोई नहीं था। उनकी बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि अगर हमें 2020 फॉर्मेट में वी नीड स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। अब इतने लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इनको नहीं खिलाया, उनको नहीं खिलाया, लेगी होता तो जैसे 30 मार खां कोई आ जाता टीम में। एक गेंद तो आपसे फील्ड नहीं होती, कैच आप छोड़ते रहते हो, रन आप बनाते नहीं, आपके पास 4 ओवर मिलेंगे, 4 ओवर में आप पासा पलट दीजिएगा अपनी टीम का। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाँ, जहां तक फॉरेन लीग्स में खेलने की बात है, अगर मौका मिले तो जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू रब योर शोल्डर्स विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू गेट टू लर्न द आर्ट, यू गेट टू लर्न द स्किल। और ये नहीं है कि 2020 में जाओ मारो, जो मारा वो जीत गया, कोई स्किल नहीं है, कोई आर्ट नहीं है। ये तो अगर हम कहते हैं कि स्किल नहीं है, आर्ट नहीं है, इसका मतलब हम क्रिकेट को जानते ही नहीं, और क्रिकेट के तीनों जो हिस्से हैं वो अलग अलग क्रिकेट है। वो 2020 को आप 50 ओवर से मत कंपेयर करिए, 50 ओवर को टेस्ट मैच से मत कर। यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, ये पुरानी कहावत है। मगर हाँ, स्किल सीखने की बात है, अगर आपको अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलकर कुछ जानने की बात है। वेंकट सुंदरम साहब ने बहुत अच्छा कहा, शुभमान गिल को काउंटी में जाने दीजिए, क्यों आप रोक रहे हैं? खेलने दीजिए, वहां पर जाके कुछ करेगा। अगर आपको उमरान मलिक है, उसको करने दीजिए ना। मुझे याद है कि जब वसीम अकरम, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आना जाना जब चल रहा था, वसीम अकरम से बहुत लोग जाते थे, प्राइवेटली पूछते थे हमारे तेज गेंदबाज कि बताइए कि क्या करना करना चाहिए। यही मेरा सवाल है राकेश थपलियाल जी, अगर इंडियन टीम की हार की बात की जाए और खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ हार की बात की जाए, तो इंडियन बॉलिंग को लेकर बहुत सीरियस कंसर्न्स उठे थे। और मुझे याद है शोएब अख्तर ने यह कहा था कि आपके पास रफ्तार नहीं, आपकी गेंदबाजी में आपके पास पेसर्स नहीं है, और इंडिया को उसके बारे में सोचना चाहिए। आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मेरा सौमित्र से आपसे।
नहीं, ये गलत बात है कि पेसर नहीं है। रफ्तार से क्रिकेट नहीं चलता, दिमाग से चलता है। स्पेशली T20 क्रिकेट में रफ्तार से अगर सब कुछ हो जाता तो वी शुड हैव प्लेड इमरान मलिक। वो रफ्तार नहीं, शोएब अख्तर जैसे कहा है, मगर इफ यू रियली डायसेक्ट T20 क्रिकेट और क्रिकेट बाय लार्ज, आपको रफ्तार नहीं, विजन चाहिए, गेम प्लान चाहिए और ठीक से, बिकॉज ये हमारे जो पेस आवर बॉलिंग अटैक इज क्वाइट गुड, दे आर क्वाइट बैलेंस्ड। हाँ, यस वी हैव फेल्ड, वी हैव फेल्ड बिकॉज आवर बैटिंग डिड नॉट क्लिक। हमारा जो बैटिंग था वो चल नहीं पाया, इसलिए हमने बॉलर्स को टोटल दिया ही नहीं डिफेंड करने के लिए। तो हम कैसे बॉलर्स को ब्लेम करें, क्योंकि दिस बॉलर्स हैव वन ऑफ मैचेस आल्सो। 10 विकेट से हारे। एग्जैक्टली, 10 विकेट से हारे थे बिकॉज देयर वाज नो, you should give credit to the other बैट्समैन। वो जो बैट्समैन जो खेला, वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। वो मैच देखने नहीं आया, वो भी मैच जीतने आया था। सो इट इज वेरी इजी टू पिन पॉइंट एंड ब्लेम पीपल कि ये इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, चेंज द बॉलिंग, देन यू शुड चेंज द होल टीम। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक दैट्स अ रेजोल्यूशन। आई थिंक बॉलर्स को ब्लेम करना, यस देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दैट इज द रोल ऑफ द टीम मैनेजमेंट, हेड कोच एंड द टीम, एंड सबको मिलके। जहां आप बोल सकते थे कि अगर जसप्रीत बुमराह होता तो टीम में शायद थोड़ा बेटर होता, बट यही दिस इज द सेम टीम विच हैज आल्सो प्रेज्ड भुवनेश्वर कुमार फॉर हिज बॉलिंग। तो वैसा नहीं कि रफ्तार होने से ही हम जीत जाएंगे, नहीं, हमारा रफ्तार नहीं, रफ्तार के साथ विजन भी होना चाहिए और गेम प्लान भी होना चाहिए। यही सवाल मेरा आपसे भी है। मुझसे पूछ रहे हैं आदित्य जी। आदित्य, देखिए, सबसे बड़ी चीज, आप हिंदुस्तान के क्रिकेटरों को कहीं भी खेलने के लिए भेजिए, खेलने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, आपको सब जगह जाके खेलना चाहिए, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हिंदुस्तान का बोर्ड ये क्यों नहीं सोचता कि हिंदुस्तान में जो पिचें बनती हैं वो फास्ट बॉलर्स के फ्रेंडली पिचेस क्यों नहीं बनाई जाती, क्यों यहाँ की पिचों पे घास नहीं छोड़ी जाती, क्यों उछाल नहीं रखा जाता? ये एक सबसे बड़ी चीज है। आपको फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर तैयार करना होगा। एक जमाना था जब यह फास्ट बॉलर्स के लिए एकेडमीज होती थी, हमारे पेस एकेडमी चली इतने साल, तब हमें जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, एक लाइन मिली, विवेक राजन, मतलब फास्ट बॉलर्स की एक अच्छी लाइन आपको वहां पर मिली। तो वैसी चीज आपको फिर से शुरू करनी होगी। इन फास्ट बॉलर्स को जो है डोमेस्टिक में अच्छा करें, इनको निखारना होगा, अच्छी पिचेस तैयार करनी होगी। जब बाउंसी ट्रैक बनेंगे तो उसमें हमारे बल्लेबाजों को भी अच्छा खेलने की आदत पड़ेगी। फ्लैट ट्रैक आप बनाएंगे, उस पर रणजी ट्रॉफी कराएंगे, दिलीप ट्रॉफी कराएंगे, विजय हजारे। अभी आप विजय हजारे देखिए, ट्रॉफी चल रही है, 340 रन, ऐसे स्कोर बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर आप करा रहे हैं। कोई भी कप्तान, कोई भी कोच पिच के ऊपर हिंदुस्तान में घास को नहीं चाहता है। सौरव गांगुली भी कप्तान थे, घास देख के मैच भी छोड़े हुए उन्होंने, नागपुर में मैच छोड़ दिया था क्योंकि घास भी काटी गई थी। तो जब तक आप यहाँ की पिचें स्टैंडर्ड की नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदुस्तान के बल्लेबाज इसी तरह से जरा सी स्विंग होती, बाउंसी गेंदों पे, उछाल भरी पिचों पे आउट होते रहेंगे। और हमारे तेज गेंदबाज कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक कि उनको ऐसी पिचें नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जाते हैं, हमारे तेज गेंदबाजों को उस तरह की पिचेस पे बॉलिंग करने की आदत नहीं होती है। आपको उनकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो पिचें यहाँ पर हिंदुस्तान में क्वालिटी की बनानी पड़ेगी, उसके बिना हिंदुस्तान की क्रिकेट ऊपर जा नहीं सकती, चाहे कुछ हो जाए। सवाल वेंकट सुंदरम जी, यहाँ पर पिचेस की बात हो रही है, तो आपसे मेरा सवाल यही है कि डिफरेंट कंडीशंस के लिए क्या आप डिफरेंट बॉलर्स लेके आएंगे? ये बिल्कुल हॉर्सेस फॉर कोर्सेस एक कहावत है और वो जरूरी है, लेकिन सप्लियाल जी ने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपको समझाता हूँ क्यों विकेट ठीक नहीं बनते यहाँ पे। वो इसलिए ठीक नहीं बनते कि ये बैट्समैन ओरिएंटेड गेम हो गया इंडिया में। अगर तेंदुलकर के जमाने या गावस्कर के जमाने इनके 100 नहीं बने तो विकेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, ये भी करते थे। और आज आप देखिए कि अगर विकेट्स थोड़ा इंप्रूव हुआ पहले से, उसका कारण यही है कि इस पर घास मिनिमम डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए हम रखते हैं, लेकिन जहां इंटरनेशनल क्रिकेट आता है तो सारा घास हटाया जाता है, स्पिन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि आजकल पैसा जुड़ गया है क्रिकेट से और नोबडी वांट्स टू लूज इन डोमेस्टिक कंडीशन। अगर हम लोग हारेंगे 2 मैच इन इंडिया तो हाई तौबा मच जाएगी और आपका डिस्कशन होगा कि भाई ये विकेट क्यों नहीं ठीक बन रहे, स्पिनिंग विकेट क्यों नहीं बन रहे, स्पिनर्स को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पे विकेट्स नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा है कि अभी रॉजर बिनी जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई विकेट्स हमारे फास्ट ऑस्ट्रेलिया जैसे बनने चाहिए। मैंने उनको मैसेज भेजा कि आप एक सेमिनार रखिए, आधा दिन का रखिए, और सारे जो पिच के जो एक्सपीरियंस
क्यूरेटर्स रहे हैं पुराने, उनको और आज के सबको इकट्ठे बिठाइए और एक डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए हाउ टू मेक बेटर पिचेस। मैं लॉर्ड्स गया था, लॉर्ड्स में 4 टन रोलर यूज होता है बिफोर द मैच, 7 टन रोलर होता है ड्यूरिंग द मैच। इंडिया में 2 टन रोलर मैक्सिमम होता है। इसका कोई जवाब नहीं, क्यों? ये somebody decide, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ ही इंडिया के हार के बाद शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कहा था वो सुनवा देते हैं। इंडियन फास्ट बॉलिंग के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स नहीं है, कोई कट फॉर रोल स्पिनर्स नहीं है। कंफ्यूजिंग सिलेक्शन के साथ इंडिया अंदर गया और बड़ी मार खाई। कंडीशन के फास्ट बॉलर है इंडिया के, जहां पे मुझे लगा कि कंडीशन मिलती रहे तो वो खेलते रहेंगे अच्छा या बॉलिंग अच्छी करते रहेंगे, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया। इंडिया डिड नॉट डिजर्व टू मीट अस in MCG or allowed to take a flight to come to Melbourne because उनकी क्रिकेट आज एक्सपोज हुई है। सेमीफाइनल तक पहुंच गए। सेमीफाइनल तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है यार, चार तो अच्छी टीमें टोटल, तो उनमें से भी नीदरलैंड को हराना या जिम्बाब्वे को हरा के पहुंच जाना, तो ये तो सेमीफाइनल तो पहुंचना कोई बड़ी मार्का तो नहीं कहेंगे ना इसको। India cricket, I think, is at the lowest right now because when it comes to ICC events, India को अपनी कप्तानी देखनी होगी, मैनेजमेंट को ब्लेम लेना होगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में कंफ्यूजिंग सिलेक्शन के साथ शामी को उठा के ले आए अचानक ही। अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन यार बनता नहीं था कि मुझे लगा नहीं कि इंडिया की सिलेक्शन कोई फाइनल 11 के पता नहीं चल रहे मुझे क्या फाइनल 11 है। फाइनल 11 में कंफ्यूज लग रहे हैं। और अगेन मुझे लगा कि यार इंडिया कम से कम एग्रेशन तो दिखाता थोड़ा बहुत। 5 ओवरों बाद 6 ओवरों बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे यार, राउंड द विकेट आ जाओ, जरा मुंह पे बॉल मारो, थोड़ा सा धक्का मुक्का हो जाए, जरा थोड़ा एग्रेशन हो जाए। वो बिल्कुल नहीं दिखाया और बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने विकेटलेस होते हुए उनको मार के उनका इंडियंस का भुर्ता निकाल दिया। So very disappointing performance by India, और India did not deserve to go in the finals with this bowling lineup। जब पावर प्ले में आप अच्छा नहीं खेलते हो, 6 बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से बेहतर आपका पावर प्ले में आपका रिकॉर्ड है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन रिकॉर्ड ये कह रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि आपके अंदर डेप्थ नहीं है स्पिनर्स की, स्पिनर्स आपके पास है नहीं। कोई चाहल एक अच्छा है जो फंसा सकता था, उसको आप खिलाया नहीं। आदिल रशीद खेल सकता है तो चाहल क्यों नहीं खेल सकता? अश्विन का आपको फ्यूचर नहीं है, डीके को आपने बाहर निकाल दिया है, अश्विन भी बाहर हो चुके हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मुझे कोई समझ ये नहीं आ रहा फ्यूचर प्लान है क्या आपका, आप करना क्या चाहते हैं? लेकिन अब हार्दिक पांड्या बन गए हैं। अब हार्दिक पांड्या मुझे लगता है थोड़ा सा मेकशिफ्ट में बने हैं। अगर उनकी फिटनेस ठीक रही तो परमानेंट कप्तान बन जाएंगे। और देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट टू इंडियन क्रिकेट, और इंडियन क्रिकेट को सोचना पड़ेगा। ये ऐसे इतना जितना रूथलेस उनकी बैटिंग लाइनअप है, उतनी रूथलेस उनकी बॉलिंग लाइनअप भी होगी, तो तब दुनिया के इवेंट पे, जो दुनिया के ICC के इवेंट होते हैं, उसमें वो परफॉर्म करने में कामयाब हो गया। अदरवाइज इट लुक्स डिफिकल्ट। बट अगेन दिस इज रियली एम्बैरेसिंग लॉस फॉर इंडिया। आई होप दे लर्न फ्रॉम दिस एंड दे गोना कम आउट स्ट्रांग। आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल मेक श्योर कि हम यहाँ से जीते और बिकम अ रूथलेस यूनिट इन टाइम्स टू कम। एंड इफ दे डोंट, इसी तरह हारते रहेंगे जिस तरह न्यूजीलैंड हारता सेमीफाइनल्स में। सो आई एम श्योर दे गोना एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव इन हैंड्स, और यहाँ से चल के वो सिर्फ बेहतरी की तरफ आगे चले जाएंगे। बट अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडियंस। तो शोएब अख्तर का ये वीडियो जो भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद उनके द्वारा पोस्ट किया गया, जाहिर तौर पर भारतीय टीम मैनेजमेंट हो या फिर BCCI हो, आत्ममंथन की जरूरत है।